आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान में आए कुछ प्रमुख शब्दों को। इसमें पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है देश के आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। इस शब्द का यही अर्थ होता है कि चाहे वह देश के अंदर का मामला हो या देश के बाहर का, इस मामले में भारत सरकार को डिसीजन लेने के, निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। इसके लिए वह किसी की दबाव में नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आंतरिक मामला और बाहरी मामला। आंतरिक मामले को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे देश में चुनाव होता है, तो चुनाव कराने का डिसीजन हो कि भारत में चुनाव कब होगा, भारत सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। कोई भी देश इस पर दबाव नहीं डाल सकता है कि आप अभी चुनाव करा लो या अभी 4 महीना नहीं कराओ, इसमें वो स्वतंत्र है। कोई विधेयक लाना है, कोई कानून बनाना है, या नए राज्य का गठन है करना हो, जैसे झारखंड बना, तेलंगाना बना, तो ये सब नए राज्य बनाना है, या लद्दाख बना, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित बनाया गया, तो इसमें डिसीजन कौन लेती है? भारत सरकार अपने मन से लेती है। कोई भी विदेशी ताकत इस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आपने लद्दाख क्यों बना दिया, आपने तेलंगाना क्यों बना दिया बिना हमसे पूछे। या भारत के अंदर जो भी कानून बनते हैं, ये इसके अंदर के मामले हैं। जैसे नोटबंदी हो गया कि ये नोट नहीं चलेगा और नए नोट अब चलेंगे, तो भारत सरकार ऐसा डिसीजन ली, तो इसका अपना अंदर का डिसीजन था और भारत सरकार इसके लिए स्वतंत्र थी पूर्णतः, और इस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया। या कोई भी कानून बनाने, तो ये हुआ अंदर के मामलों में डिसीजन लेने के लिए भारत सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है। और बाहरी मामले हो गए, जैसे संधि। बाहरी मामले जैसे संधि या समझौता, कौन से देश से हमें संधि करनी है, किससे समझौता करना है, किससे नहीं करना है, किस देश के साथ युद्ध करना है, किसके साथ हमको व्यापारिक संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं। अगर वर्ल्ड में गुटबंदी हो रही है तो हम कौन से गुट में रहेंगे या किसी गुट में नहीं रहेंगे। ये हो गया बाहरी मामला, देश के बाहर का मामला, अंतर्राष्ट्रीय मामला, विदेशी मामला। तो इस दोनों मामले में भारत सरकार निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। तो संप्रभुता का अर्थ वही होता है, वैसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाहरी मामले में डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं। तो संविधान में की प्रस्तावना में जो शब्द आया है, इसका अर्थ है कि हमारा भारत संप्रभुत्व है, अर्थात हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं डिसीजन लेने में। दूसरा शब्द है समाजवादी। तो समाजवाद का क्या अर्थ है? सरकार लोगों के आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास करे। संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द आया है, इसका अर्थ है कि सरकार ऐसी कोशिश करे, सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि जिससे समाज में जो अमीर और गरीब हैं, इनके बीच में आर्थिक का अर्थ होता है पैसा, धन, तो आर्थिक डिफरेंस जो हैं, अंतर जो हैं, किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए है, कुत्ता को दूध पिला रहा है और खाना खिला रहा है, और किसी आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, तो ये आर्थिक अंतर है ना। तो ये अंतर कम हो जाए, जितना कम से कम हम कर सकें। सरकार की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसी नीति होनी चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए। यही हुआ समाजवाद का अर्थ। इसके लिए क्या सरकार करती है? अमीरों पे टैक्स लगाती है। जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं जो नौकरी करते हैं, क्या हमारा इनकम ज़्यादा हो रहा है भाई, तो 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो सरकार को टैक्स दीजिए, और यही टैक्स का पैसा गरीबों की भलाई में लगता है। जैसे गैस में गरीब लोग जो गैस भरवाते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है, वृद्धा पेंशन दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है, और तरह तरह की राहत दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अमीरों से पैसा लेकर के सरकार गरीबों को थोड़ा थोड़ा देती है, जिससे क्या होगा कि दोनों का अंतर, अमीरी गरीबी का अंतर मिलेगा, और सरकार ऐसा प्रयास करती है। तीसरा शब्द जो संविधान में आया है वह है पंथ निरपेक्ष। यह है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा।
परंतु यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। समान व्यवहार करेगा अर्थात जैसे कि हमारे भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत एक इस्लामिक कंट्री है, नहीं है। ना तो भारत एक हिंदू धर्म को मानने वाला कंट्री है, लेकिन भारत में जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन हो गया या सिख धर्म, सभी को समान मानता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। तभी तो आप लोग देखते होंगे कि ईद में भी छुट्टी रहती है, तो गांधी जयंती, दुर्गा पूजा में भी छुट्टी रहती है, क्रिसमस में भी छुट्टी भारत सरकार देती है, बुद्ध पूर्णिमा में भी छुट्टी देती है, गुरु नानक जयंती पर भी देती। क्यों? क्योंकि यह सभी के साथ समान व्यवहार करती है। तो धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ होता है। अगला शब्द है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार। अर्थात ऐसा कानून बने जो जनता के लिए बने, देश में ऐसा काम हो जो जनता के लिए है। और कौन करे? जनता करे। और सरकार कैसी होगी? जनता की होगी। प्रतिनिधि जिसे हम लोग चुनते हैं, जनता ही चुनती है, MP MLA विधायक को, और यही जाती है दिल्ली में और कानून बनाती है। किसके लिए बनाती है? जनता के लिए ही बनाती है। तो लोकतंत्र का यही अर्थ है कि जनता के लिए जनता की सरकार हो और जनता की भलाई के लिए कार्य करे। अगला शब्द है गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ होता है देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। अर्थात देश का जो भी राजा होगा, जो भी शासक होगा, वह वंश परंपरागत नहीं होगा कि पहले ये राजा बना, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, उसका बेटा, इस तरह से उसी के खानदान का सब रहेगा। ऐसा बात नहीं है। तो क्या होगा? वह निर्वाचित होगा, वोट के द्वारा आएगा, इलेक्ट होकर के आएगा, जनता उसे चुनेगी, वही राष्ट्र का अध्यक्ष होगा। जैसे हमारा राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति के पिताजी थोड़े राष्ट्रपति थे, नहीं थे। और राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उनके पुत्र थोड़े ही राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं। कब होंगे? जब जनता उन्हें चुनेगी, तो वो अपने बेटे को अपने मन से नहीं बना देंगे। उसी तरह से ये जो राष्ट्र का अध्यक्ष जो होता है, राष्ट्रपति हमारे देश में, वह वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। इसके लिए भी वोट पड़ता है और MP MLA वोट डालते हैं। एक हुआ गणराज्य का अर्थ हुआ। बस आज का यहीं तक बच्चों, और फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।